डियर स्टूडेंट्स, हम WBCs को स्टडी कर रहे थे। WBCs में मेनली दो तरह की WBCs है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स अभी हम बात नहीं करेंगे, सबसे पहले ग्रेन्युलोसाइट्स को हम कवर करेंगे। ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर 3 मेजर सेल्स हैं हमारी, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। वन इज योर न्यूट्रोफिल, then second is your basophils, and the last one is your acidophils. एसिडोफिल्स का एक और नाम है ईसनोफिल। तो ये 3 सेल्स है हमारी जो कि ग्रेन्युलोसाइट्स है। इनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं और उन ग्रेन्यूल्स में कोई ना कोई केमिकल प्रेजेंट रहता है। लास्ट लेक्चर में, लास्ट के वीडियोस में हमने न्यूट्रोफिल को कवर कर दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के चेक कर सकते हैं वीडियोस को। इस लेक्चर में हम मेनली फोकस करेंगे बेसोफिल्स के ऊपर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई दे आर कॉल्ड बेसोफिल्स। इनको बेसोफिल क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोप में इनको देखते हैं तो जब इनके ऊपर बेसिक स्टेन डालते हैं, जब बेसिक डाई इनके ऊपर डालते हैं तो उसको ये रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की डाइज होती है, स्टेन होती है जो इनको कलर प्रोवाइड करती है। तो कुछ एसिडिक डाइज होती है, कुछ बेसिक डाइज होती है। बेसोफिल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेसिक डाइज को, बेसिक स्टेन्स को रिस्पॉन्ड करती है। और ये इनके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो ब्लूइश कलर के दिखते हैं हमें, ब्लू ग्रेन्यूल्स। ओके, तो एक यहाँ पे सैंपल के तौर पे एक मैं आपको ग्रेन्युलोसाइट बना के दिखाता हूँ, एक बेसोफिल बना के दिखाता हूँ कैसी दिखती है, लाइक दिस। ये सेंटर में बनाया मैंने इसका न्यूक्लियस का। जो न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स, दैट इज बाइलोब्ड न्यूक्लियस। देख सकते हैं आप डायग्राम में, इनकी 2 लोब्स अपीयर हो रही है, तो देयर न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड। And then there are so many granules filled inside them like this. These are the granules. इन granules के अंदर different different chemicals भरे हुए हैं, like histamine, serotonin, leukotrienes and many other chemicals, prostaglandin वगैरह वगैरह। ठीक है, okay, so these are granules. All right. सो बेसोफिल्स जो है इनका, अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे, ओवरऑल WBCs के बिहाफ पे अगर आप बात करेंगे तो इनकी जो संख्या है वो रहती है 0.5 to 1%। ओके, सो दीज आर 0.1 to not 0.1, actually these are 0.5 to 1% of total WBCs। तो संख्या में बहुत ही कम ये प्रेजेंट होती है। एंड इनकी लोकेशन जो है मेनली ये स्किन के नीचे रहती है। दीज आर मेनली फाउंड बीनीथ द स्किन, ओके, और यू कैन से अंडर द स्किन। और भी लोकेशंस है जहां पे बेसोफिल्स मिल जाएगी, बट देयर मेन लोकेशन इज अंडर द स्किन। उसके बाद देखिए कि किस चीज के लिए बेसोफिल्स हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होती है। तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, 2 मेन थिंग्स आर देयर जिनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। वन इज फॉर इन्फ्लामेशन। जब भी हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है तो इनका एक अहम रोल रहता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन क्या है, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता, इन्फ्लामेशन पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो डली हुई है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और सेकंड थिंग, ये रिस्पॉन्सिबल है एलर्जी के लिए।
डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जी लोगों को हो जाती है। कभी कभी आपको मधुमक्खी वगैरह काट लेती है, आपको एलर्जी हो जाती है, या कई लोगों को पोलन से एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी होती है, ठीक है ना। तो वो सारी की सारी जो भी एलर्जिक रिएक्शन होती है, उन एलर्जिक रिएक्शंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेनली बेसोफिल्स रिस्पॉन्सिबल है। तो जब भी एलर्जी का जिक्र हो कहीं भी किसी भी बुक में, तो समझ जाना कि बेसोफिल्स का जिक्र होने वाला है। नाउ यहाँ पे मैं कुछ एलर्जी से रिलेटेड कुछ मेजर प्रॉब्लम्स या मेजर डिजीज के नाम लिख रहा हूँ। वन कुड बी एस्थमा, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। वन कुड बी एस्थमा, जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो ये भी एक तरह की एलर्जिक रिएक्शन है, एस्थमा। ओके, देन वन इज एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस तो पूछो मत यार, ये तो मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ यू कैन से एलर्जिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, पूरे ब्लड के अंदर एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, और ये रिएक्शन इतनी सीवियर होती है कि अगर जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट ना हो तो इट मे लीड टू डेथ, मौत तक हो सकती है। तो यहीं से आप आइडिया लगा लीजिए कि एक एनाफाइलैक्टिक शॉक कितना डेंजरस हो सकता है। देन डर्मेटाइटिस ऑल्सो कम्स अंडर दिस। डर्मेटाइटिस क्या है? स्किन का इश्यू है, स्किन का इन्फ्लामेशन है। एंड देन हे फीवर। नाउ व्हाट इज हे फीवर? हे फीवर मधुमक्खियां वगैरह काटती है, आपको रिएक्शन होती है, दैट इज हे फीवर। अगर वो मधुमक्खियां बहुत ज्यादा काट ले तो पूरी बॉडी के अंदर उससे भी एनाफाइलैक्सिस हो सकता है, ठीक है। तो ये एलर्जिक रिएक्शंस या एलर्जिक प्रॉब्लम्स इनके कारण होती है। हालांकि अब आप ये बोल सकते हैं कि सर बेसोफिल्स हमारी बॉडी की सोल्जर्स हैं, तो वो हमें प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करती है? एक्चुअल में बेसोफिल्स क्या है, अपनी तरफ से जो पैथोजन है या जो एलर्जन है उसको भगाने की कोशिश कर रही है। तो उसको भगाने की इस जद्दोजहद के अंदर, उसको भगाने की इस फाइट के अंदर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो बेसोफिल अपनी तरफ से जानबूझ के ऐसा नहीं कर रही है, ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो बेचारी अपनी तरफ से तो बचाने की ही कोशिश कर रही है हमें या हमारी सेल्स को। ओके, देन एक चीज आप सभी को ध्यान रखनी है कि बेसोफिल्स को ही हम मस्ट सेल बोलते हैं। बेसोफिल्स का ही दूसरा नाम है मस्ट सेल्स। बट देयर इज अ कंडीशन। क्या कंडीशन है, कब बेसोफिल बोलते हैं, कब मस्ट सेल बोलते हैं? वैसे तो मैं लास्ट लेक्चर में भी ये चीज बता चुका हूं, अगर आपने देखा होगा तो आपको ध्यान होगा, फिर से बता देता हूं एक बार। एक ब्लड वेसल ड्रॉ करते हैं। दिस इज अ ब्लड वेसल। ओके, इस ब्लड वेसल के अंदर बनाते हैं एक, दिस इज बेसोफिल सेल। सो जब तक ये जो सेल है, ये जो ग्रेन्युलोसाइट है ब्लड वेसल के अंदर है, तब तक हम इसको बोलेंगे बेसोफिल। जब बेसोफिल ब्लड वेसल से बाहर निकल आएगी और टिश्यू स्पेस के अंदर आ जाएगी, अब इसको बेसोफिल नहीं बोलोगे, ठीक है। बाहर आने के बाद आप इसको बोलोगे मास्ट सेल। तो ये पॉइंट अपना क्लियर रखिएगा कि बेसोफिल हम इसको कब बोलते हैं? ब्लड वेसल के अंदर। मस्ट सेल इसको कब बोलते हैं? जब ये टिश्यू स्पेस के अंदर आ जाती है किसी पैथोजन के या किसी एलर्जन के रिस्पॉन्स में। ऑल राइट, अब बात करते हैं कि बेसोफिल किस तरीके से अपना मैकेनिज्म शो करते हैं, किस तरीके से अपना फंक्शन शो करती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बेसोफिल्स तीन अलग अलग तरीके से अपनी एक्टिविटी शो कर सकती है। एक तरीका हो सकता है IgE मेडिएटेड डिग्रेन्युलेशन, mediated degranulation। This is one method. Then one could be toll-like receptor mediated, like receptor mediated degranulation। एंड द थर्ड जो रीजन हो सकता है या जो मैकेनिज्म हो सकता है, वो कोई मैकेनिकल या फिजिकल शॉक हो सकता है। और
फिजिकल शॉक। बहुत ही इजी मेथड्स है, तीनों की तीनों, एक एक करके समझाता हूँ, बिल्कुल तुरंत समझ में आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले समझाता हूँ आईजीई मेडिएटेड डीग्रेनुलेशन कैसे होता है। मान लीजिए कोई एलर्जन बॉडी के अंदर आ गया फर्स्ट टाइम, तो ये सबसे पहले स्टार से मैं किसी एलर्जन को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। दिस इज एन एलर्जन, ये फर्स्ट टाइम आया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अभी इसकी फर्स्ट टाइम एंट्री हुई है बॉडी के अंदर, ठीक है। जब ये बॉडी में आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, बहुत सारी अलग अलग तरह की सेल्स एक्टिवेट होंगी एंड फाइनली बी सेल को ये आकर के एक्टिवेट करेगा। सो हियर इट इज अ बी सेल। अब देखिए बी सेल जब एक्टिवेट होगी, ये डिवाइड हो जाएगी, ये डिफरेंशिएट हो जाएगी प्लाज्मा सेल में और मेमोरी सेल में, लेकिन अभी उसका जिक्र मैं नहीं करूंगा, तो मैं सिंपली ऐसा ही बोल देता हूं कि जो बी सेल है ये सिक्रेट करना शुरू कर देगी एंटीबॉडीज को, ठीक है। और कौन सी एंटीबॉडी सिक्रेट करेगी, ये एंटीबॉडी जो होती है दीज आर आईजीई एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडीज, ठीक है। तो एलर्जन की जब फर्स्ट टाइम एंट्री हुई तो बी सेल अल्टीमेटली एक्टिवेट हो जाएगी और वो सिक्रेट कर रही है आईजीई एंटीबॉडीज। अब ये आईजीई एंटीबॉडीज क्या करेंगे, ये जाएंगे मस्ट सेल के ऊपर। सो लेट मी मेक अ मस्ट सेल, here is a mast cell, ठीक है, and these are the different granules। अब ये जो मस्ट सेल है, मस्ट सेल के ऊपर स्पेशल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। तो एक रिसेप्टर मैं आपको यहाँ पे बना के समझाता हूँ। ये देखिए, ये जो रिसेप्टर है इसको हम बोलते हैं FCER1 रिसेप्टर। दिस इज FCER1 रिसेप्टर। देन क्या होगा, ये आईजीई एंटीबॉडी आएगी और आ करके इस टाइप से, लेट मी चेंज द कलर, यस अब ठीक है। ये देखिए, ये आईजीई एंटीबॉडी आकर के FCER1 रिसेप्टर के ऊपर अटैच होगी है। जैसे ही एंटीबॉडी मस्ट सेल के ऊपर अटैच होगी, मस्ट सेल सेंसिटाइज हो जाएगी, मतलब कि ज्यादा संवेदनशील हो जाएगी, ज्यादा एक्टिव हो जाएगी पहले के मुकाबले में, ठीक है। तो ये था फर्स्ट फेज जहां पे मस्ट सेल सेंसिटाइजेशन होता है। अब नेक्स्ट क्या होगा, जब यही एलर्जन, अब एलर्जन कुछ भी हो सकता है, ये एलर्जन कोई डस्ट हो सकती है, एलर्जन कोई पोलन ग्रेन हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है ना। तो अब ये यही एलर्जन, सेम एलर्जन आया है बॉडी के अंदर सेकेंड टाइम। सो दिस इज सेकेंड एक्सपोजर। नाउ व्हाट विल हैपन, ये फिर से जाएगा, एलर्जन अब की बार इंटरेक्ट करेगा मस्ट सेल के साथ में। देखिए दिस इज द मस्ट सेल and these are the granules of mast cell filled with different chemicals, और ये हो गए इसके रिसेप्टर। इसके ऊपर है कलर्स, थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। दीज आर एंटीबॉडीज। तो एलर्जन आकर के इनके ऊपर अटैच हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉस लिंकिंग या क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। इस टाइप से सेकंड टाइम एलर्जन यहां पे आकर के अटैच हो गया है एंटीबॉडीज के ऊपर, आईजीई एंटीबॉडी के ऊपर। जैसे ही ये एलर्जन यहाँ पे मतलब ये ऊपर अटैच होगा, तुरंत ये जो अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है मस्ट सेल के, ये ग्रेन्यूल्स रप्चर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब ये रप्चर होंगे ये ग्रेन्यूल्स, तो इनके अंदर से जो इनके अंदर केमिकल्स भरे हुए हैं वो केमिकल निकलना स्टार्ट कर देंगे। सो ये हो गया अभी डीग्रेन्युलेशन। ठीक है,
डी ग्रेन्युलेशन मतलब ग्रेन्यूल्स डिग्रेड हो गए हैं, यहाँ पे टूट गए हैं, रप्चर हो गए हैं। तो अभी इन ग्रेन्यूल्स में क्या क्या चीजें हो सकती है, मैं शुरू से बता रहा हूँ, इनमें डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स हो सकते हैं, लाइक इट कुड बी हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, या एक आपका इसमें ल्यूकोट्राइन्स भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे केमिकल्स इनके अंदर होते हैं। तो मैं ज़्यादा केमिकल्स यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, बस 2-3 आप ध्यान रख लीजिएगा। ये केमिकल क्या करेंगे, 2 मेन रिएक्शन ये कॉज करते हैं। पहली रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, लेट मी चेंज द कलर, चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होगी। पहला काम ये जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं ये करेंगे स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन है ये किसी ऐसी जगह पे हो रहा है, लाइक ब्रोंकाई के अंदर हो रहा है, जहाँ जो आपके रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अगर ब्रोंकाई के अंदर हो रहा है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगी, जिससे क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर आपकी ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, तो आप सांस ले पाएंगे? नो, कॉन्स्ट्रिक्शन, ओके, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। सो सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है एस्थमा के केस में। ठीक है, सो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का ये जो सिम्टम है ये एस्थमा के केसेस में देखने को हमें मिलता है। तो आपको समझ में आया कैसे यहाँ पे एलर्जी हो रही है। एक और चीज हो सकती है, दैट इज इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, लाइक किसी जगह पे इन्फ्लामेशन होती है तो वहाँ पे रेडनेस हो सकती है। ठीक है, जैसे आपने देखा ना कई बार मधुमक्खी वगैरह जब आपको काट लेती है उस जगह पे रेडनेस हो जाती है। या एक और सिम्टम होता है इसका इन्फ्लामेशन का, दैट इज पेन। उस जगह पे पेन हो सकता है, वो हो सकता है वो पार्ट अच्छे से काम ना करे, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, उस जगह पे क्या होता है कि जो वहाँ की आसपास की ब्लड वेसल की जो एंडोथेलियल सेल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे वहाँ पे फ्लूइड, जो ब्लड सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है वो बाहर निकल आता है, टिश्यू स्पेस के अंदर भर जाता है, जिससे एडीमा हो जाता है। इसीलिए आपको जब भी मधुमक्खी काटती है तो उस जगह पे आपको स्वेलिंग आ जाती है, सोजन आ जाती है। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स है जो कि मस्ट सेल के कारण होते हैं। तो मस्ट सेल 2 मेन चीजें करती है, या मसल के अंदर जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं वो 2 चीजें करते हैं, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं एंड इन्फ्लामेशन करते हैं, जो हमें प्रॉब्लम देते हैं, हमें मतलब इस तरह की एलर्जिक रिएक्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो था ये सारा का सारा टाइप 1 एलर्जी के अंडर आता है। ये आईजीई मेडिएटेड जो डीग्रेनुलेशन हमने पढ़ा है, इट इज द प्रोसीजर कम्स अंडर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनी हुई है, उसमें एक एक केमिकल का मैंने यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ब्रॉड व्यू दिया है आपको कि किस टाइप से मस्ट सेल काम कर रही है। ओके, सो आईजीई मेडिएटेड डिग्रेनुलेशन के अलावा एक और तरीका हो सकता है जिससे मस्ट सेल अपना फंक्शन शो करती है या ये अनस्टेबल हो जाती है। तो एक बार फिर से एक मस्ट सेल बना के आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये कोई मस्ट सेल है, अभी मेरा ब्लू वाला कलर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो मैंने ब्लैक कलर चूज कर लिया है। ठीक है, these are the granules। इसके ऊपर एक खास तरह का पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड टोल लाइक रिसेप्टर। सो दिस इज अ पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। दिस इज टोल लाइक रिसेप्टर। इट कुड बी टोल लाइक रिसेप्टर 2 और 4, डिपेंड करता है कि किस तरह का पैथोजन है, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। मैंने न्यूट्रोफिल के केस में भी बताया था कि ये टोल लाइक रिसेप्टर 4 जो होता है वो ग्राम नेगेटिव के रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, 2 वाला ग्राम पॉजिटिव के रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। तो ये क्या करते हैं, डायरेक्ट सिग्नलिंग करते हैं कि अगर जब भी इनको कोई पैथोजन या कोई अलर्जन इनको अपीयर होगा, मान लीजिए ये कोई अलर्जन है, ठीक है, ये अलर्जन इंटरेक्ट कर रहा है टोल लाइक रिसेप्टर के साथ में, टोल लाइक रिसेप्टर इसको पकड़ लेगा अलर्जन को, उसके बाद अंदर की तरफ सिग्नल भेजेगा, सेल के अंदर सिग्नल भेजेगा, जिससे सेल के अंदर एक केमिकल है दैट इज कॉल्ड साइक्लिक जीएमपी, नॉट जीएमपी, साइक्लिक जीएमपी। ठीक है,
तो जैसे ही सिग्नल जाएगा वैसे ही साइक्लिक जीएमपी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इसका लेवल इंक्रीज होते ही अलग अलग तरह की रिएक्शंस होगी एंड फाइनली इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं वो रप्चर होना स्टार्ट कर देंगे, दैट मीन्स डीग्रेन्युलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी एक तरीका हो सकता है जहां पे टोल लाइक रिसेप्टर्स डीग्रेन्युलेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे की रिएक्शन वही होंगी, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड इन्फ्लामेशन। समटाइम्स कोई मैकेनिकल या फिजिकल भी फैक्टर्स भी ऐसे हो सकते हैं जिनसे मस्ट सेल जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाती है और साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अराउंड 20% लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है। अब मान लो कोई सेंसिटिव बंदा है और वो बहुत तेज बारिश के अंदर खड़ा है, ठीक है, उसकी बॉडी के ऊपर बहुत तेज रेनफॉल हो रहा है। अब जब बहुत तेज रेनफॉल होता है ये एक तरह का मैकेनिकल शॉक है, और अगर ये बंदा सेंसिटिव है तो क्या होगा, मैंने बताया आपको शुरू में ही कि जो मस्ट सेल होती है वो स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है। तो इस रेनफॉल से जो मस्ट सेल्स होंगी स्किन के नीचे, जो मस्ट सेल प्रेजेंट है उनके अंदर वो अनस्टेबल हो जाएंगी या डिस्टेबलाइज हो जाएंगी, जिससे उनका साइक्लिक जीएमपी लेवल इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही साइक्लिक जीएमपी लेवल इंक्रीज होगा अगेन दे विल स्टार्ट टू डिग्रेन्युलेट, ठीक है। और डिग्रेन्युलेशन के बाद डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिलीज होंगे लाइक हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, और ये एलर्जिक रिएक्शंस वहां पे स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक तरह का मैकेनिकल फैक्टर था। ऐसे ही फिजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स। आपने सुना होगा कि कुछ लोगों को एटमॉस्फेयर चेंज करने पे दिक्कत होती है। मान लीजिए कि कोई बंदा है वो बहुत सेंसिटिव उसकी बॉडी, और वो हमेशा से ही मान लीजिए कोल्ड एटमॉस्फेयर में रहा है, ठीक है, शुरू से ही, और किसी रीजन से एक दिन उसको अपने कोल्ड एटमॉस्फेयर से निकल के किसी गर्म जगह पे जाना पड़ गया, किसी ऐसे कंट्री में या किसी ऐसे स्टेट में जाना पड़ गया जहाँ का वेदर है वो काफ़ी गर्म है, ठीक है, हॉट वेदर है। तो वहाँ पे जाते ही उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि उसकी मस्ट सेल्स डिग्रेन्युलेट करना स्टार्ट कर दे और जिससे उसको एलर्जी हो जाए। तो कईयों को फिजिकल फैक्टर्स भी ऐसे हो सकते हैं, ये क्लाइमेट चेंज वगैरह जब करते हैं जिससे उनके अंदर एलर्जी हो जाती है। मैकेनिकल शॉक हो सकता है जैसे कि बारिश या कुछ कोई ऐसी चीज़ें जिससे उसको एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। तो इस टाइप से मस्ट सेल अपनी एक्टिविटी शो करती है, ठीक है। तो मस्ट सेल अपनी तरफ से वैसे तो कोशिश कर रही है किसी एलर्जन से फाइट करने का, क्योंकि वो इन्फ्लामेशन कोज करके बाकी की हमारी जो सोल्जर सेल्स होती है उनको बाहर बुलाती है कि हम इनके साथ फाइट कर रहे हैं, आप भी हमें हेल्प करो फाइट में। बट एक्चुअल में वो कहीं ना कहीं एलर्जी करके हमारी बॉडी को प्रॉब्लम भी कर रही है, ठीक है। तो मस्ट सेल इज इक्वल टू एलर्जी। कहने का मतलब क्या है कि जब मस्ट सेल होती है तो एलर्जिक रिएक्शंस आती है। तो मस्ट सेल जब भी जिक्र हो आप ध्यान रखेंगे एलर्जी एलर्जी एलर्जी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।